राजधानी रायपुर में आज नाटक का मंचन होने वाला है और नाटक का नाम है नेपथ्य में शकुंतला। ये कहीं न कहीं वो उस चीज़ की कहानी है और ये पूरी कहानी इसकी क्या है वो हम उनके डायरेक्टर से ही जानेंगे, क्योंकि वो इनको रचे भी हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज नायक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भोपाल से राजधानी रायपुर पहुँचे हैं। कैसा सफ़र रहा है नाटकों का, किस तरीके से जर्नी शुरू हुई थी और अभी राजधानी रायपुर वो आए हैं। आज दर्शकों को जो मिलने वाला है नेपथ्य में शकुंतला, इसकी क्या कहानी है, किस तरीके से आप इसको बुने हैं और फिर डायरेक्ट भी कर रहे हैं, और आज कैसा देखने को मिलेगा दर्शकों को। ठीक है। नेपथ्य में शकुंतला शकुंतला नाटक की पृष्ठभूमि पे जाता है। और ये एक नाटक ऐसा है जिसके अंदर नाटक के बीच में नाटक की पूर्वाभ्यास चल रहा है, रिहर्सल चल रही है। इसी बीच उसके नाटक में एक छोटा सा पार्ट करने वाले जिसको शारंगराव का रोल कर रहा है, मानव नाव का एक लड़का जो पार्ट कर रहा है, उसको हाल ही में पता चला कि वो इंजीनियरिंग में उसके सेमेस्टर में फेल हो गया है। अब उसकी दुविधा ये है कि वो नाटक में भी ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहा, उसको लीड रोल नहीं मिलता, और यहाँ पर उसने पढ़ाई भी उसकी अधूरी रह गई। तो वो परेशान है। और कल नाटक जो होने वाला है उसको वो आज छोड़ना चाहता है, या आज जो शाम को नाटक होने वाला है वो मैं नहीं करूँगा। सारे आर्टिस्ट लोग समझाते हैं, डायरेक्टर समझाते हैं, वो मना करता नहीं, क्योंकि आखिरी में नाटक में नाम होता है दुष्यंत का या डायरेक्टर का या म्यूज़िक डायरेक्टर का। हम छोटे मोटे पार्ट करने वालों को कुछ नहीं मिलता। तो वो फाइनली अब गुस्सा हो जाती है, वो तय करके बैठा है जा रहा हूँ करके, और रात को उसी दिन शाम को मैं जा रहा हूँ। तो जाने से पहले वो सारी प्रॉपर्टी वॉपर्टी जमाता है, बोलता है मैं गद्दारी करके नहीं जा रहा हूँ, मैंने जो बनाया जमा कर जाऊँगा, लेकिन अब मैं इस नाटक में काम नहीं करूँगा। और दुखी होकर रोते रोते वो उसी मंच पर सो जाता है। सोने में उसने 4 जानवर बनाए थे। वो है, कालिदास के नाटक में भी 4 जानवर बड़े अहम हैं। एक है जिसके कारण कण्व ऋषि के आश्रम में हिरण का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत पहुंचते हैं, लेकिन शकुंतला से वो चूँकि मिल नहीं पाते संकोच में, लेकिन एक भौरे के कारण उसे भगाने के लिए मिलना हो जाता है। इनका गंधर्व विवाह होता है। उसके बाद एक अंगूठी आदान प्रदान की जाती है। दुर्वासा एक श्राप दे देते हैं शकुंतला को कि तू जिसके याद में बैठी हुई है वो तेरे को भूल जाए। फिर भी बोलते हैं कि ठीक है, अगर तू अपनी प्रिय वस्तु दिखा दे तो वो तुझे याद कर लेंगे। लेकिन वो अंगूठी गिर जाती है शुक्रवता तीर्थ नदी के अंदर। वो मछली द्वारा खा ली जाती है। मछली एक मछुआरे को मिलती है। मछुआरा अंगूठी लेकर राजा को जब दिखाता है, तब तक राजा छोड़ चुका है शकुंतला को। राजा जो अंगूठी देखता है तो उसे याद आता है कि अरे मैंने तो गंधर्व विवाह किया था शकुंतला से। और उसके बाद एक कालनेमी वंश के राजाओं की कुछ लड़ाई होती है, उसमें दुष्यंत एक दिन लौट रहे होते हैं, तो एक बच्चा शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है, खेल रहा है। तब राजा को लगता है कि इतना इस जंगल के अंदर कोई प्रतापी बच्चा ज़रूर किसी बड़े आदमी का बच्चा होगा जो शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। बाद में पता चलता है वही उसका बेटा था। तो ये 4 जानवर इस नाटक के प्रॉप इस मानव का के समझाते हैं कि कालिदास के नाटक में होंगे शकुंतला बड़े, होंगे दुष्यंत बड़े, होंगे कर्ण बड़े, लेकिन हम छोटे छोटे एंट्री करके अपने आप को धन्य मानते हैं। तो छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता। हमारा व्यवहार, हमारा कमिटमेंट, हमारा ईमानदारी, वो कहाँ हम रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अपने काम से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तब उसको मन में आता है यार मैं तो बहुत गलत कर रहा था। और अंत में ये चारों जानवर, आज के समसामयिक विषयों की बात करते हैं। आज जानवरों की क्या स्थिति हो रही है। आज शेर को मारा जा रहा है, भौरों का ख़त्म कर रस के लिए ख़त्म किया जा रहा है, मछली को ख़त्म किया जा रहा है, और हिरण को तो हमारे भाई साहब ने मार के जेल में भी चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें, हम भटक रहे हैं, हम जिंदा नहीं है। तू जिंदा है, तू आज वर्तमान जी रहा है, और तू रो रहा है कि तेरे को छोटा सा रोल दिया शानर। तो प्रण करता नहीं, मैं नाटक नहीं छोड़ूंगा। और वो चिल्लाता है बच्चों के, मत जाओ तुम लोग, मत जाओ। अच्छा, सपना टूटता है उसका। सारे कलाकार वापस आते हैं, कॉस्ट्यूम पहने हुए सब लोग, शाम को नाटक है। बोलते तुम क्या कर रहे हो। सर, जिस तरीके से आपने इस नाटक को लिखा है, डायरेक्ट कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं अभी हकीकत है इस ज़माने में नाटक और थिएटर का। क्या लगता है आपको कि अभी लोग इस ओर आना चाहते हैं, या फिर मुश्किल है अभी थिएटर और नाटक करना? जैसे मैंने पहले भी बताया कि अच्छा अगर हम बनाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, तो ऑडियंस अच्छी आती है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, भीड़ ज़्यादा है काम करने की, और उसमें अगर आप ट्रेंड एक्टर्स या ट्रेंड डायरेक्टर्स अच्छा डिज़ाइन का नाटक नहीं दिखाएंगे तो लोग बिदत जाते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं है नाटक नहीं हो रहा है, दिल्ली में बहुत हो रहा है, पृथ्वी थिएटर मुंबई में बहुत हो रहा है,
कलकत्ता में बहुत हो रहा है, महाराष्ट्र में बहुत हो रहा है, इवन भोपाल में भी काफ़ी हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये 2000 साल पुरानी विधा है नाटक, और फिल्म और स्क्रीन जो है वो भी 100-150 साल पुराना है, 100 साल भी नहीं है उसको हुआ है। तो ये सब चीज़ें उसको काट नहीं सकती, कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए। लाइव का जो मज़ा है, आमने सामने देखने का जो मज़ा है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। बस जिम्मेदारी अभिनेताओं की, डिज़ाइनर्स की है कि बेस्ट और बेहतरीन प्रस्तुतियाँ, बेहतरीन कंटेंट को लेके काम करें। ऑडियंस आती है, हज़ार हज़ार रुपये का लेके टिकट लेके आती है। तो मुझे लगता है कि कहीं नहीं, कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है, कहीं फिल्म हावी हो जाता है, कभी निर्देशक अच्छा काम नहीं कर रहा है, या अच्छे कंटेंट पे काम नहीं हो रहा है, या कई अभिनेता भटक रहे हैं। तो कुल मिला के ये कलेक्टिव काम होता है, जिसके अंदर डायरेक्टर का, राइटर का, एक्टर का, बैक स्टेज का, सबका पूर्ण रूप से एक प्रोफेशनल हाथ जब लगता है, तो नाटक बहुत खिल के आता है। और ऑडियंस एक ही नाटक को 2-2 3-3 बार देखने आती है। तो जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करें। नाटक का विधा है माइम, जो अभी बहुत कम मंचों पे देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये करने वाले मतलब नहीं है, या फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है? जिस तरीके से पहले लोग हाव भाव से चीज़ों को समझाते थे, इसको कैसे देखते हैं अभी मौजूदा दौर में? कहाँ आप इसको देख रहे हैं? माइम एक्चुअली हमारे भारत की कला नहीं थी, वो फ्रेंच की कला थी, फ्रांस की कला थी। और हमारे यहाँ पहले से ही कथकली, कुडियाट्टम, है ना, ऐसे कई आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर भाव ज़्यादा, अभिनय ज़्यादा, और गाना पीछे से आता था। लेकिन जो माइम है, जिसमें सिर्फ म्यूज़िक और बिना प्रॉपर्टी के एक्ट करना पड़ता है, तो आजकल बहुत सारे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी हो रहे हैं। और अभी कलकत्ता में बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हर स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर, नाट्य विद्यालयों में माइम की एक क्लास हमेशा होती है, और माइम सिखाया जा रहा है। अब माइम को आप किस तरीके से लेते हैं वो अलग बात है ना। माइम 3 तरीके का माइम होता है, एक ओरिएंटल होता था, इटालियन होता था, फ्रेंच होता था। तो अभी हम लोग जो मौजूदा स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में या थिएटर में जो हो रहा है, वो फ्रेंच माइम है, जिसके अंदर वाइट मास्क होता है, मेकअप होता है, और काले कपड़े होते हैं। और उसको अभी कलकत्ता में एक इंडियन इंडियन माइम स्कूल के नाम से निरंजन गोस्वामी जी चलाते हैं। योगेश दत्ता का एकेडमी चलती थी। केरला में श्री कुमार जी चलाते हैं, मधु जी हैदराबाद में कहीं चलाते हैं। ऐसे माइम का एक अच्छा कल्चर है। लेकिन प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग नहीं लेते। किसी भी यूनिवर्सिटी में उनको बोलो माइम किया जाए 5-10 मिनट का, तो वो लोग सीधे एक यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में बना बना एक माइम का म्यूज़िक सहित उठा लेते हैं और उसको प्रस्तुत कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ऑडियंस को लगता है कि यही माइम है जो कच्चा पक्का देख रहे हैं। तो फिर जब कच्चा पक्का देखा हुआ चीज़ को कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा, कैसे दोबारा देखना चाहेगा? जब तक वो मौलिकता उसके अंदर ना हो, खुद का वो रचा ना हो, खुद का संगीत ना हो उसके अंदर, और खुद के अभिनय ना हो, खुद की कथा ना हो, तो वो कैसे जाएगा? तो लोग उस अधूरा नकल को देखते हैं। उसके अंदर कभी कभी इतना तक कर देते हैं कि यूट्यूब का म्यूजिक चला के उसके अंदर के हंसी और तालियों की आवाज़ तक वही आ रही है ऑडियंस में से, जो किसी और ने बजाई थी। तो ये सोच थोड़ा सा तो, और यूनिवर्सिटी भी क्या करता है कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले बच्चों को बताता है, अब 2 दिन 4 दिन में क्या ही तैयार होगा। तो वो मेरे ख्याल से सही तैयारी के साथ कोई भी आर्ट फॉर्म, सही तैयारी, सही स्किल के साथ अगर किया जाए, तो वो अपग्रेड ही होता है, आगे बढ़ता है। हमारे साथ सुभाष सर जुड़े हैं, वो भी कुछ सवाल रखेंगे। मैं एक्चुअली में रंगकर्म के लिए पूछ रहा हूँ कि रंगकर्म को लेके मैच्योर थिएटर ग्रुप बहुत काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी लोग काम कर रहे हैं, पर जो काम भोपाल में हो रहा है जिस तरह से, उस तरह का काम बाकी जगह नहीं दिखता। तो भोपाल में ऐसी क्या पोटेंशियल है, या क्या वजह है कि भोपाल में बहुत सारे ग्रुप हैं? क्या उनको रेपेटरी ग्रांट मिलती है, या एक माहौल है? वो क्या चीज़ें हैं जो भोपाल में रंगकर्म को बहुत समृद्ध बनाती हैं? एक तो आपने कहा कि माहौल तो है ही, माहौल तो है ही। और वो हबीब तनवीर की भूमि रही है, वो बाबा कारन की भूमि रही है, वो बंसी कोल जी की भूमि रही है, वो अलकनंदन की भूमि रही है। तो ये चारों हैं नहीं आज दुनिया में, लेकिन उनके बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारी ऑडियंस आज भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो मुझे लगता है वही परंपरा चली आ रही है काफ़ी टाइम से। और अब धीरे धीरे, चूँकि वहाँ पे भारत भवन है, रविंद्र भवन है, शहीद भवन है, ऑडिटोरियम से बहुत सारे ग्रुप हैं, और ग्रांट भी बहुत सारी भोपाल को मिली है। तो उसके बीच में बहुत सारा, जब बहुत सारा काम होता है, तो कुछ अच्छा काम भी हो जाता है। तो यही चल रहा है। और हमको नहीं पता कितना हो रहा है, क्योंकि हम जब दिल्ली में जाते तो हमको लगता है हमारे यहाँ काम बहुत कम हो रहा है, किसी और शहर में जाते तो लगता है कि नहीं हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपका एक कल्चर है वहाँ पर। एक इवन जबलपुर में भी काफ़ी काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर। नहीं, जब मैं चूँकि
जबलपुर में विवेचना वाले जो हैं, विवेचना हैं, आशीष पाठक हैं, और भी ग्रुप हैं जो लगातार थिएटर कर रहे हैं। हम जैसे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिकली हबीब तनवीर की जगह तो छत्तीसगढ़ है। अगर हम बात करें, यहाँ पे लोक संगीत, लोक नाट्य की बहुत समृद्ध परंपरा है। मतलब उतनी अच्छी परंपरा तो मुझे लगता नहीं कि जैसे अर्जुनदा एक गाँव है तो एक पूरी रेपेट्री टाइप है, पर बावजूद इसके हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एक सिनेमा है। दरअसल छत्तीसगढ़ी सिनेमा है जो कलाकारों को उस तरह से आकर्षित करता है कि वो थिएटर में आते जरूर हैं पर रुकते कम हैं। और ये भी एक बात दिखती है कि लगातार थिएटर नहीं होता, ये भी एक वजह हो सकती है। हो सकती है। मुझे लगता है कि ये एक्टर को तय करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है। कैमरा जो है वो मीडियम है कैमरा का, उसमें अभिनेता की अधिकतर ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम कमर्शियल फिल्म में जो अभिनेता को देखते हैं, वो अभिनेता अभिनय कर रहा होता है, लेकिन कैमरा देखना, बहुत बड़ा से बड़ा एक्टर भी किसी फिल्म में फ्लॉप हो जाता है, आपको लगता है बहुत बेकार अभिनय कर रहा है, और किसी फिल्म में आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वो सारा विचारधारा या आइडियोलॉजी जो डायरेक्टर की होती है, डिज़ाइनर की होती है, वही निर्भर करती है। और कैमरा, एडिटिंग, म्यूज़िक, ये सब बहुत, मुझे लगता है कि अगर जैसे अगर यहाँ पर रायपुर में या हमारे भोपाल में कहीं पर भी जो लोग थिएटर कर रहे हैं, वो लोग थिएटर थोड़ा लंबे समय तक कर अगर उस कैमरे के सामने जाते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ भी लंबे समय तक टिके रहेंगे। और कैमरा, फिल्म और थिएटर मुझे लगता है दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। इसको सीडी बनाने का कोई मतलब नहीं, कंप्लीट अपने आप में थिएटर। विदेशों में हम जब जाते हैं, मैं जर्मनी में अभी साहब के साथ एक बार गया था, वहाँ पे एक मार्क नाम का एक बंदा था, रोल्फ नाम का, उसने मुझसे पूछा कि आपके डायरेक्टर फिल्म में काम करते हैं? मतलब कि हाँ। बोलते हैं मतलब क्यों, हमारे यहाँ कई एक्टर लोग थिएटर वाले फिल्म में काम करते हैं। बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, हमारे यहाँ थिएटर मतलब सिर्फ थिएटर है, फिल्म मतलब सिर्फ एक आध दो गए होंगे यहाँ से चैनल बन के, लेकिन हमारे लिए थिएटर कंप्लीट है। और मैंने देखा वहाँ पर सही में, वहाँ पर एक प्यून से लेकर डायरेक्टर तक की तनख्वाह एक है, सबको काम सारा आता है। इसका मतलब लाइट पे चढ़ने वाला आदमी कोई प्यून नहीं चढ़ेगा, वो डायरेक्टर चढ़ जाता है कभी कभी। और एक बार मुझे ईमेल करना था, मैं ऑफिस गया तो जो प्यून झाड़ू मार रहा था बाहर, वो अंदर ऑफिस में बैठा हुआ था, मेन काम कर रहा था। तो वहाँ पर सभी कलाकार को एक बहुत अच्छा दर्जा दे रखा है। तो वो दर्जा अगर सब जगह दिया जाए और थिएटर को एक अच्छे तरीके से टेक्निक के साथ, और ड्रामा स्कूल में जिस तरीके से सीखा जाता है, या जो भी ट्रेनिंग लेके अगर किसी ग्रुप में काम करते हो, 3-4 साल काम करके एक बॉन्डिंग के साथ जब वो फिल्म में जाएगा, तो मेरे ख्याल से काम, अभी क्या है, बहुत आसानी से किसी को भी लुक के आधार पर ले लिया जाता है, वो हुनर के आधार पर नहीं लिया जाता। तो लुक का आधार एक फिल्म में चलता है, दूसरे फिल्म में नहीं चलता। और कोई चला रहा है तो फिर वो फ्लॉप फिल्म हो सकती है, और कुछ लोगों को उड़ के लग जाती है, किस्मत अच्छी होती है। पर मुझे लगता है थिएटर एक अलग चीज़ है, अलग विधा है, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसका अंत फिल्म नहीं है। और फिल्म अपने आप में कंप्लीट है, उसका शुरुआत थिएटर नहीं है। बीच में कॉमन एक एक्टिंग एक चीज़ है जो दोनों में फ़र्क आता है, जहाँ लाइव करने का अलग होता है, कैमरे के सामने उसकी टेक्निक अलग हो जाती है, कंटिन्यूटी रहती है थिएटर के अंदर, फिल्म के अंदर कंटिन्यूटी रहती है, आपके इमोशंस ब्रेक होते हैं। ये अंतर बहुत सारे होते हैं, सिर्फ लुक के आधार पर ना ही फिल्म वालों को लेना चाहिए, थिएटर वालों को, हुनर वालों को लेना चाहिए। और ये हुनर आएगा 3-4 साल थिएटर करने से, ट्रेनिंग लेने से। मनोज, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, इधर के दिनों में जैसे पहले नाटक लेखन बहुत करते थे लोग, जो नाटक नहीं भी करते थे पर नाटक लिखते थे। अभी नाट्य लेखन कम हो रहा है। तो जो नाटक करते हैं, जो खुद निर्देशक हैं, अब अधिकांश जगह या तो वो कहानी को अडाप्ट कर रहे हैं या खुद लिख रहे हैं। तो बात जब होती है उनसे तो वो कहते हैं कि जो आदमी नाटक नहीं करता वो बहुत सारी स्टेज की बारीकियों को नहीं समझता, और वो जिस तरह से लिखता है उसको स्टेज पे मंचित करना मुश्किल होती है। अगर हम जालान जय की बात करें या मोहन राकेश की बात करें तो वो दोनों लोग बैठते थे। पर अभी जो हो रहा है कि अभी डायरेक्टर, चूंकि आप भी नाटक लिख रहे हो, तो ऐसा क्या है कि एक डायरेक्टर जो है, जो बेसिकली रंगकर्मी था, लेखक नहीं था, पर अब वो खुद भी जो है अपने हिसाब से चीजें क्रिएट कर रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे डायरेक्टर नहीं लिख पा रहे हैं। वो एक आध गलती से लिख दे तो अलग बात है। एक विचार आता है, जैसे पहले मैं माइम करता था, पहले तो मैं थिएटर करता था, फिर मैं माइम करने लगा, मुझे लगा ये विधा ज़्यादा मेरे लिए इजी पड़ रही है भाषा के कारण। फिर बाद में मेरे अंदर विचार आने लगे, फिर मुझे लगा हर चीज़ माइम के अंदर नहीं हो सकती, कहीं पर भाषा की ज़रूरत है। तो आपके अंदर एक ज्वलंत विचार आता है तो आप उसे लिखना शुरू करते हो। अब मैं भी कोई भी नाटक इसलिए नहीं लिखता कि मुझे अगले साल करना है, मैं बस लिखना शुरू करता हूँ। और उसके अंदर जब मुझे सीन दिखने लग जाता है, दृश्य मेरे बनने लग जाते हैं, संवाद बनने लग जाता है, एक विचार, एक मैसेज जाने लग जाता है, तो मुझे लगता है इसको मुझे कर देना चाहिए। वरना मैं नाटककार नहीं हूँ, मैं अंत तक, मुझे लगता है नाटककार कोई होता ही नहीं है, क्योंकि विचार आपके अंदर हमेशा बनते रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है विचार बनते हैं इसलिए नाटक लिखे जाते हैं। मैं कल एक नाटक लिख पाऊंगा ये ज़रूरी नहीं है,
लेकिन अभी तक मैंने 7 नाटक लिख दिए, ये ठीक है, यहाँ तक मैं नाटककार नहीं हूँ, इस नाटक का लेखक हूँ बस। आगे मैं लिख पाऊंगा मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं किसी राइटर का, अभी जैसे मैंने अभी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट पर काम कर रहा हूँ, तो वो किसी और का लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है सब लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर विचार मन में आ रहा है और वो अच्छा नाटक है, कुछ मैसेज दे रहा है, तो मुझे लगता है लिखने में कोई बुराई नहीं है। और मोहन राकेश का नाटक, गिरीश कर्नाड का नाटक एक्चुअली बड़े शुरू में बड़े कठिन लगते हैं उसे पढ़ने में, तो कई लोग उसको समझने में, उसको एग्जीक्यूट करने में उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। मे भी इस कारण से भी लोग शायद लिखे हुए नाटक नहीं करते। दूसरा मेरा कारण ये है कि जो काम हबीब साहब कर गए, बाबा कारंद कर गए, उस लेवल तक मैं चरणदास चौर या जिस लाहौर व्याख्या मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने से लेवल ऊपर करना है, तो मुझे हाई लेवल करने के लिए मुझे मेरी ही एक नई विचार को, नई स्टोरी को मुझे लिखना पड़ेगा। वो शायद वो विचार या वो कहानी, वो टॉपिक किसी के पास अभी नहीं है, वो मेरे पास है। अगर वो मेरे पास आया है तो मुझे लिख देना चाहिए, तो इसलिए शायद लोग लिखते होंगे, मुझे इसका ज़्यादा। देवेंद्र राज अंकुर ने जो है कहानियों का रंगमंच शुरू किया। हम ये देखते हैं कि इधर जो नाटक नहीं थे, जैसे परसाई ने नाटक नहीं लिखे, पर परसाई की रचनाओं पे जितने नाटक खेले गए हैं, मतलब उतने बहुत कम होगा कि किसी लेखक की रचनाओं पे नाटक है। तो उसमें बहुत सारी स्थितियां होती हैं या दृश्य होते हैं, तो कोई डायरेक्टर को लगता है कि इसमें डायलॉग भी बहुत हैं, दृश्य भी बहुत हैं, तो वो नाटक नहीं है प्रॉपर, पर उसको लोग कहानी है, उसको नाट्य तरीके से कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत लोगों को दिख रहा है कि इस तरह से भी मैं देखता हूँ कि चीज़ें हमारे बीच में आ रही हैं। हाँ, मुझे लगता है कहानियों का रंगमंच जो अंकुर जी ने एक बना दिया है, वो पहले से ही चला आ रहा है। फ़र्क ये है कि कहानियों के रंगमंच में कहानी को एज इट इज़ वो कर दिया जाता है, और अडेप्टेशन के अंदर, उसके अंदर आपकी कल्पना और आपका सीन अलग से बन जाता है। तो यही फ़र्क है मेरे ख्याल से। और मुझे लगता है कि कहानी, नाटक कहानी कहता है, और वो कहानी संवाद के रूप में हो या कहानी के रूप में हो, कविता के रूप में हो, उपन्यास के रूप में हो, उससे मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ता। और नाटक अगर नहीं है और आपको कोई कहानी पसंद आ रही है, मैं कथाभिनय बोलता हूँ अपने अपने नाटक को। मैं जब किसी कहानी को मैं जो अडॉप्ट करता हूँ तो मैं उसको कथा अभिनय बोलता हूँ। कथा अभिनय इसलिए कि वो कहानी के रंगमंच से बहुत अलग होता है। उसमें सीधे सीधे उसके अंदर के सबटेक्स्ट को मैं डिज़ाइन करता हूँ, उसके अंदर की जो पीछे की सुंदरता कही गई है, वो जो हम अभिनय में नहीं ला सकते, उसको मैं से कोरस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, संगीत के थ्रू हम उसको कैसे लेके आ सकते हैं। पर वो कहानी का रंगमंच नहीं होता। कहानी के रंगमंच में जैसे आप पढ़ रहे हो वही कवि दृश्य वहाँ पर होता है। बस फ़र्क इतना है कि उसका कैरेक्टर बदलता रहता है। उनका कैरेक्टर जो है कि अगर 5 एक्टर काम कर रहे हैं और समीर का कोई रोल कर रहा है, तो हर बार समीर अलग होगा, लेकिन कहानी वही होगी, ब्रैकेट में जो लिखा है वही होगा। तो ये एक विधा ही अलग है कहानियों का रंगमंच की। लेकिन उसको अगर अडेप्ट करके काम करते हो तो नाटक हो जाता है। मुझे लगता है मंच पर जो हो रहा है वो कहानी नहीं है। मंच पर अगर अभिनय हो रहा है और संवाद बोला जा रहा है तो वो नाटक है। वो किसी भी सूरत में हुआ वो नाटक है। बोलते ना, नाटक जब तक छपा हुआ है वो नाटक नहीं है, वो एक साहित्य है। नाटक छपने के बाद जब मंचित हो जाए तो ही उसे नाटक कहा जाता है। तो मुझे लगता है मंच पे जो भी हो रहा है वो नाटक, कहानी कुछ नहीं है, वो नाटक है। मतलब कहानी नहीं है, वो उपन्यास नहीं है, वो नाटक है। और करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, डिज़ाइन करने का तरीका अलग हो सकता है, कहने का तरीका अलग हो सकता है। तो दोस्तों, नेपथ्य में शकुंतला, तो बहुत सारी चीज़ें नेपथ्य में भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें कहानी में